प्रचंड बहुमत से आई मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी। शर्मा जी, पहले तो आपका स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में, और पहले बधाई आपको, 1 साल आपकी सरकार के पूरे होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, 1 साल में आपकी सरकार की क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस सरकार की कहें, जो पिछले 10 वर्षों में ख़ास तौर पर देश की जनता का और विश्व पटल का, भारत की डेमोक्रेसी में, भारत की राजनीति में, भारत के राजनेताओं में जो विश्वसनीयता ख़त्म हुई थी, इस सरकार ने उस विश्वसनीयता को वापस लाए है। आज आज़ादी के बाद अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज भारत भारतीयता का सम्मान विश्व पटल पर जितनी ऊंचाई पर आज है, शायद आज़ादी के बाद इतना कभी नहीं रहा। आज राष्ट्र के लोगों के दिल में बहुत बड़ा सम्मान देश के प्रति बढ़ा है और वास्तव में धरातल पर काम हुए हैं। हो सकता है लोग ये कहें कि इसके मटेरियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अगर आप समझें तो क्या ये छोटी बात है कि देश के छोटे से छोटे गरीब जो बैंक के दरवाजे पर चढ़ने से घबराता था, उसका आज एक बैंक खाता रखने वाले छोटे से छोटे आदमी को 12 रुपए साल की कीमत पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा मिलता है। 325 रुपए साल के बीमा पर 2 साल का जीवन बीमा मिलता है। क्या ये योजनाएं किसी गरीब के लिए नहीं? भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर जो बदलाव लाया गया है, मैं समझता हूँ वो बदलाव आज कांग्रेस ने 60 साल लगभग आज किया है। उनके काल में हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर लाखों मीटर ज़मीन अपने दामाद जी के लिए उन्होंने अधिग्रहित की है। आज जो बिल आया है, उस बिल के अंदर 1 इंच भी ज़मीन किसी कॉरपोरेट घराने को नहीं दी जा सकती, किसी प्राइवेट अस्पताल को नहीं दी जा सकती, किसी प्राइवेट शिक्षा विद्यालय को नहीं दी जा सकती, किसी बिल्डर को नहीं दी जा सकती। जो भूमि ली जाएगी वो 80% उस ज़मीन का किसान के ही काम आना है। सिंचाई की योजनाओं के अंदर उनके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनने ज़रूरी हैं। आज भारत के अंदर 60% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। अमेरिका जैसे देश के अंदर मात्र 3% से कम लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो आज हम सिर्फ खेती पर निर्भर कर देश का विकास नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमें उद्योग भी चाहिए, औद्योगिक कॉरिडोर भी चाहिए, पुल भी चाहिए, मेट्रो रेल भी चाहिएगी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है वो एक विरोध की राजनीति है। कायदे से ये बदलाव उन्हें लाने चाहिए थे, उन्हें 10 वर्ष का पूरा मौका मिला था। आज जिस तरह से भारत सरकार ने स्वच्छता के अभियान से जोड़ा है, जिस तरह से पर्यटन की दृष्टि से देश को आगे ले जाने का एक सोच आई है सफाई आंदोलन के नाम से, तो मैं समझता हूँ ये ऐसे सोच हैं, ऐसे विचार हैं जिनसे भारत आगे बढ़ेगा। और बहुत सकारात्मक सोच के साथ बजट आया है हमारा। खाली बजट के अंदर ये होता था कि रेलवे के 2 डब्बे दे दिए जाते थे, कहीं एक ट्रेन चला दी जाती थी। दीर्घकालीन विचारों के साथ ये सरकार चली है, जिसके लगभग साल भर बाद परिणाम कुछ आए हैं और कुछ परिणाम अगले आने वाले समय में आएंगे। ईमानदारी का माहौल सभी मंत्रालयों में, एक जो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई थी मंत्रालयों की, रोज़ कान पक चुके थे लोगों के। अखबारों में सवेरे सवेरे लिखने को मिलता था कि यहाँ इतने लाख का घोटाला, इतने करोड़ का घोटाला। आज पिछले साल भर से आपने कोई घोटाला तो नहीं सुना। कितनी पारदर्शिता। मात्र अभी 25 कोल ब्लॉक्स हमारे नीलाम हुए हैं 204 में से। 2 लाख करोड़ रुपए की राशि हमारे भारत के खजाने में आ गई है। पहले 1,76,000 करोड़ का मुआवजा का घोटाला लगता था, शायद कुछ झूठ है, लेकिन जब 2 लाख करोड़ में मात्र 24 ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, 1 लाख करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम की नीलामी से आ चुका है। इसमें कहीं कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, किसी को कहने का मौका नहीं मिला। तो आखिरकार ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या कि साल भर के अंदर एक भी दाग भारत की सरकार पर किसी तरह के घोटाले का, किसी तरह की बेईमानी का, भारत की सम्मान पूरे विश्व में, वो अमेरिका जैसा देश जो कभी वीज़ा देने के लिए ना करता था, आज पलक पावड़े बिछाए बैठा है। विश्व के सभी देशों के ने भारत की एक पहचान बनाई है। योगा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकार 177 देशों ने मात्र 3 महीने के योगदान पर, शायद विश्व के इतिहास में इतना जल्दी नहीं हुआ कभी। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, उपलब्धि है भारत सरकार। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी नाराज हो गए हैं। इसका जवाब बड़ा कड़वा है सुनने के लिए। मोदी जी एनआरआई हो गए हैं और वो विदेश में जाते हैं। भारत की घनी संस्कृति का पैगाम लेकर, भारत के भाईचारे, शांति, अमन का पैगाम लेकर विश्व के कोने में जाते हैं।
जब जाते हैं तो बता के जाते हैं, वहाँ रहते हैं तो कहाँ बताते हैं, और वहाँ से आने के बाद भारत की भूमि पर कब आते हैं वो भी पता है हम सबको। लेकिन उनके नेताओं का तो यही नहीं पता को विदेश में रहते हैं कब हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। तो आखिरकार NRI होना क्या पाप है कोई, या अपने भारत की बात किसी विश्व पटल पर रखना कोई गुनाह है? पारदर्शिता से होना चाहिए, चोरी छुपे किसी देश में जाना ठीक नहीं। तो क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में कम रहते हैं, विदेश में ज़्यादा रहते हैं, उसको क्या मानते हैं आप? देखिए, भारत को अपनी पहचान, आज विश्व एक ग्लोबल विलेज है, भारत को अपनी पहचान विश्व पटल पर बनानी है। वह पहचान पिछले 10 सालों में बिल्कुल रसातल धरातल पर आ चुकी थी। उसको वापस लाने के लिए उन्होंने उसकी शुरुआत अपने शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत उन्होंने सार्क देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से की। और मैं समझता हूँ जिन जिन देशों के साथ हमारे व्यापार हैं, जिन जिन देशों के साथ से हमें क्या किसी भी देश जाने की उपलब्धि नहीं हुई। पर्यटन जो सबसे बड़ा उद्योग है, देश को 1,20,000 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी पर्यटन के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं तो समझता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री ने पर्यटन को विश्व पटल पर पहुँचाने का बहुत बड़ा एक राजदूत के रास्ते से काम किया है। मैं उन्हें शुभकामना और बधाई भी देता हूँ कि वो पर्यटन को उद्योग को ऊंचाइयों तक ले जाने का, भारत की गरिमा को, भारत की महिमा को विश्व पटल पर पहुंचाने का जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय काम है। ये बात आ रही किसानों की, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि किसान, हमारे अन्नदाता को आत्महत्या करनी पड़े। लेकिन अभी हम उन व्यवस्थाओं का पाप धो रहे हैं जो लगभग पिछले 10 वर्षों से खास तौर पर और उससे पहले से चली आ रही हैं। व्यवस्थाएं इस तरह की थी कि किसान का अगर फसल ज़्यादा हो गई तो आड़ती की जेब में, अगर कम हुई तो कीमत बढ़ गई। किसान हर तरह से पीड़ित रहता था। आज उसी किसान की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं। उसी किसान की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए जनधन योजना, सुरक्षा योजना, ये सब उसी किसान की पीड़ा को। आप गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना, हमारा जो विपक्ष है वो आक्षेप लगा रहा है कि कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्या जनधन योजना के अंदर खाता किसी अनिल अंबानी का खुलेगा या किसी और उद्योगपति का खुलेगा? क्या 1 रुपये महीने के बीमा से जो बीमा मिलेगा 2 लाख रहा, क्या उसके अंदर कोई अडानी बीमा कराएगा? क्या वो गरीब आदमी के लिए नहीं है? क्या बेटी बचाओ अभियान की ज़रूरत किसी गरीब की बेटी को पड़ेगी या किसी करोड़पति की बेटी को पड़ेगी? तो आखिरकार क्या ये योजना आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर के लिए नहीं है? तो ये आक्षेप लगाना कि भारत का पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है और गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं समझता हूँ जितने सुधार गरीबों, किसानों के लिए पिछले इस 1 साल में लाए गए हैं और कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने का मौका मिला तो विपक्ष बौखलाया, उन्होंने राजनीति करी, खाली विरोध किया। ये भूमि अधिग्रहण की बात चल रही है, तो आप लोग विपक्ष को कैसे मनाएंगे भूमि अधिग्रहण बिल पे? देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल अब कुछ संशोधनों के साथ वो इतना पारदर्शी बिल है और फिर कॉन्क्रीट लिस्ट में है कि अगर कोई प्रदेश चाहे उसे ना लागू करना तो ना करे। अगर किसी प्रदेश के राजनीतिक को अगर उस भूमि अधिग्रहण बिल से दिक्कत है, पिछला 1.5 वर्ष हो गया इस बिल को आए, 1.5 वर्ष में 1.5 इंच जमीन भी इस भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से अधिग्रहण नहीं हुई। इस अधिग्रहण बिल का एक नकारात्मक पहलू कोई भी चर्चा जो मेरे साथ कर सकता है, और मेरे बड़े पार्टी के बड़े नेताओं आदरणीय गडकरी जी ने आमंत्रण दिया है किसी को भी खुले मैदान में कि आकर कोई इस पर बहस करे। मैं 15 किसान सभाओं में गया, मैंने उनसे दावत दी कि आपको इस भूमि अधिग्रहण के बिल के बारे में कोई एक भी संशय हो तो बताएं, लेकिन किसी के दिल में संशय ही नहीं। संशय किसान के दिल में नहीं है, संशय नेताओं के दिल में, जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, जिन्हें सिर्फ विरोध की राजनीति करनी है। और फिर दावत है ना कि अपने प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकारें या विपक्ष की सरकारें वो इसे ना लागू करें, इसमें क्या दिक्कत है? हमने कई जगह का दौरा किया, किसानों से बातचीत की, तो किसान वही भाषा बोल रहे थे जो कांग्रेस की भाषा है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस उनको समझाने में सफल रही है कि भूमि अधिग्रहण जो भूमि अधिग्रहण बिल है उनके खिलाफ है। देखिए, इस चूक को हमने स्वीकारा है कि हम शायद अपनी बात किसानों तक, गरीबों तक नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए पार्टी ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी है, अब से ही शुरू हो गई है, जो महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से, कि हम अपने देश के लोगों को बताएं कि ये भूमि अधिग्रहण बिल किसान के हित में है, आपके हित में है। और मैं समझता हूँ, मैं जितनी जगह गया, कोई भी किसान जिसके सामने मैंने चर्चा करी, मैंने कहा बहस कीजिए ना, मुझसे ही कीजिए, मैं तो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ,
लेकिन मुझसे बहस कीजिए, अगर उसमें आपके पास एक भी विषय ऐसा है जिसमें आप ये सिद्ध कर सकें कि भूमि अधिग्रहण बिल में ये गलती है, खराबी है, तो हम इसमें और सुधार करने को तैयार। भारत सरकार इसके लिए तैयार है, खुले मन से बात कर रही है। राहुल गांधी जी विदेश से जब आए हैं, सरकार पर आक्रामक हो गए हैं, तो अब उनका कहना है कि वो गरीबों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। शायद योग की शक्ति प्राप्त कर कर आए। दुनिया विश्व में योग की शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत में आती है, उन्हें चोरी छुपे कहीं विदेश जाना पड़ा। कौन सी शक्ति कहाँ से प्राप्त करी है, ये जरा खोज का विषय है। क्या जरूरत थी इस पर पारदर्शिता से क्यों नहीं गए? गुप्त रूप से जाने की क्या जरूरत आ गई थी? और आकर क्या काम किया है? किसानों का नेता बनने का। जिस आदमी ने किसान की झोपड़ी में खड़ी कर भोजन खाते हुए फोटो खिंचवा लेना से किसान बन जाता है क्या? अगर दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, अगर उनके पास किसान नेता के रूप में राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे नेता हैं। ये फार्मरों के शुभचिंतक नहीं है, ये फार्म हाउसों के शुभचिंतक है। ये फार्म हाउस कल्चर में पले नेता हैं, फार्मर के साथ फले हुए नेता नहीं है। जिन्हें गेहूं और जौ की बाली का फर्क ना पता हो, वो किसानों की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। इन्होंने किसान की राजनीति करने के लिए खाली भाषण देने से किसान की राजनीति नहीं हो जाती। अब इनका नाटक भी समझ चुके हैं। मेट्रो में जाते थे तो एटीएम से पैसे निकालते थे कि 5 रुपये उनकी जेब में नहीं है, 10 रुपये उनकी जेब में नहीं है मेट्रो का टिकट लेने के लिए। किसान की झोंपड़ी में यहाँ भट्टा पारसौल में भी आए थे, रात भर ठहरे, जब मच्छर खाने लगे तो लौट के भाग चल दिए, रात को भाग के साहब मुझे दिल्ली पहुँचाओ किसी तरह। ये अब राजनीति में नाटक नहीं चलेगा, धरातल पर मजबूती से काम करना होगा। ईमानदार सरकार देनी होगी। अपने समय में 10 वर्ष के समय ने पूरा मिला था समय देश के लिए कुछ करने का, तब कहाँ थे राहुल गांधी? तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी बौखलाहट है, तो उसका नतीजा अपने आप नजर आ जाएगा। तो राहुल गांधी चुनौती है आप लोग के लिए? देखिए, राहुल गांधी को आप अगर जिन स्टेटस से आप मिलाना चाह रहे हैं, हमारे देश के पास, हमारी पार्टी के पास जो एक बड़ा नेतृत्व है और उस पर जनता का जो विश्वास है, उसके सामने राहुल गांधी कहीं भी नहीं ठहरते हैं। अपनी पार्टी के नेता हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनकी पार्टी की सोच है, लेकिन हमारे नेता के सामने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, उनके कृतित्व और उनके चरित्र चेहरे के सामने उनका कद बहुत छोटा है, बहुत मौना है। कहा जा रहा है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके आप सदस्य हैं, मंत्री हैं, तो ये सुनकर कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, आज कितना गौरव का विषय है, कितना गौरव का विषय है कि आज चाइना जैसे देश को भी पीछे छोड़ 10 करोड़ से अधिक लोग हमारी पार्टी के सदस्य बने हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उस पार्टी को बनाने का तरीका भी आप देखिए, किसी का कोई डाटा गलत नहीं हो सकता, कोई फर्जी नहीं हो सकता। तो ये हमारी बहुत बड़ी ताकत बनेगा अगले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ये हमारी सदस्यता हमें मदद करेगी पार्टी को आगे ले जाने के लिए। ये बात है, जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने पीडीपी से गठबंधन किया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग फैसले पर कहीं पुनर्विचार करने की उम्मीद कोई है? जैसे अलगावदी नेता लगातार पाकिस्तान के समर्थन झंडे दिखा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब दिक्कत आ रही है आप लोग के लिए? पीडीपी से हमारा समझौता किसी अपनी आत्मीय भाव से नहीं है, इसे हम मजबूरी का समझौता कहते हैं। एक सरकार जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए थी, जब तक वहाँ की संवैधानिक संरचना इस तरह की है। 87 सीटें हैं, जिसमें से 47 सीटें घाटी में हैं। लद्दाख और जम्मू के अंदर संख्या कम है। उस संरचना के अंदर, वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, इससे बेहतर सरकार समायोजन के साथ नहीं हो सकती थी। यदि ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रास्ते से अगर कभी हटती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनके साथ नहीं चलेंगे। समय समय पर इसका आकलन पार्टी के वरिष्ठ नेता करते रहते हैं, और अगर कभी ऐसा लगेगा कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो इस गठबंधन को तोड़ने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होगा। तो अलगाववादियों पर आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि अलगाववादियों के साथ हम सख्ती से पेश आएँ, सख्ती से बरतेंगे, उन्हें एक मौका भी देंगे कि अगर वो राष्ट्र की विचारधारा में जुड़ना चाहते हैं, भारत के संविधान को सम्मान देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और इस प्रयास में एक हाथ हम अपनी ओर से बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया उधर से नहीं आती, तो मैं समझता हूँ आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा भारत सरकार करेगी। अब बात करें यूपी की, आप यूपी से सांसद भी हैं, तो आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी लगातार पराजित हो जा रही है, इसका क्या रीजन है? देखिए, उपचुनाव के महत्व को आप भी जानते हैं। जब सरकार पावर में हो और
उपचुनाव खास तौर पर वो सरकार समाजवादी पार्टी की हो या मायावती जी की हो, तो वहाँ उपचुनाव की कोई मान्यता नहीं रह जाती। तो आप समझते हैं कि किस तरह से उपचुनाव जब सरकार के दबाव के अंदर सरकारी साधनों के दुरुपयोग के साथ जीते जाते हैं। इस बात की बात आप अच्छी तरह समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के प्रति प्रदेश और देश की जनता में किसी तरह की कमी नहीं है। आदरणीय मोदी जी के विश्वास के प्रति कोई कमी नहीं है और लोग देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पूरा सफलतापूर्वक पूरा किया है और 2017 के चुनाव में इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 2002 से आप लोग यूपी की सत्ता से बाहर हैं, 2017 में चुनाव होने वाले हैं, क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी आप लोगों की? 2002 से बाद भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत 80 में से 73 सीटें एनडीए ने प्राप्त करी हैं। उस शुरुआत को ही हम अपना आधार मानकर पार्टी के काम को, पार्टी के चेहरे को, पार्टी की पारदर्शिता को, पार्टी की ईमानदारी को सामने लेकर जब हम जनता के सामने जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि जनता के लोग, प्रदेश के लोग उस पर विश्वास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देंगे। आपका पड़ोसी राज्य बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, लालू नीतीश एक हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, अवसरवादी लोगों की गठबंधन, ये सारा खेल अवसरवादिता का है। उनकी कोई सोच नहीं, उनकी कोई विचारधारा आपस में नहीं मिलती है, लेकिन एक अवसरवाद का एक खेल खड़ा कर कर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने आप को सामने खड़ा होकर ला रहे हैं। क्या लालू जी का इतिहास इस प्रदेश के लोगों को नहीं पता है, देश के लोगों को नहीं पता है कि भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए अब वो क्या दे पाएंगे प्रदेश को सरकार? क्या नीतीश कुमार जी अगर वहाँ पर एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो रहे थे तो बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और क्यों फिर एक दलित नेता को वहाँ से वापस हटाना पड़ा? ये सब विषय होंगे जब जनता के सामने जाएंगे। जो चुनाव के अंदर मात्र 4-5 महीने की बात रह गई है, 5 महीने बाद इसका जवाब प्रदेश की जनता इस गठबंधन को देगी और मैं समझता हूँ इस गठबंधन के प्रति प्रदेश की जनता में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, ना कोई उनके प्रति उनका मोह है। ये वे सब जानते हैं कि ये एक गठबंधन खाली चुनाव तक का गठबंधन है, इसके बाद क्या होना जूतों में दाल बटनी, ये आप भी जानते हैं। क्या आप लोग मोदी जी के नाम का सहारा लेंगे बिहार में या किसी को फिर सामने रखेंगे? देखिए, मोदी जी हमारा एक चेहरा, हमारे नेता हैं, उनका नाम लेना कोई गुनाह थोड़ी। उनके बेस पर, उनके चेहरे को साथ लेकर देश के साथ उन्होंने लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने जीता इतने भारी बहुमत से। उनका नाम का भी हम उपयोग करेंगे, लेकिन पार्टी के ने क्या क्या पिछले साल भर में काम किए ये भी विषय सामने जाएगा। हमारे जो प्रत्याशी होंगे उनका चरित्र, चेहरा भी एक ईमानदार चेहरे के रूप में हम पार्टी के लोगों को चुनाव के टिकट देंगे, तो वो लोग सामने जाएंगे। इन सभी विषयों के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब बात कर रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में, आपने मंत्री बनने के बाद अब तक कौन कौन से कार्य किए हैं? देखिए, पर्यटन की जो 3 मुख्य स्तंभ हैं, स्वच्छता, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी, जिसे हम मेहमान नवाजी कहते हैं। पर्यटन स्थलों की स्वच्छता का काम लेकर हम लोगों ने भारत के सफाई आंदोलन से उनको जोड़ा है। 25 मॉन्यूमेंट्स को स्वच्छ आंदोलन के रूप में शुरू किया है। भारत के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से एक हेल्पलाइन शुरू करी गई है 1363। यह हेल्पलाइन अभी 2 भाषाओं में है, 12 भाषाओं में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं कि विदेशी पर्यटक जब यहाँ आए तो उसे सभी साधन मिले, सुरक्षा मिले, स्वच्छता मिले, E2E टूरिज़्म, एंड टू एंड टूरिज़्म, कि जब कोई पर्यटक हमारे देश में आए तो वह पर्यटक दूसरी जगह पर जहाँ पर जाए उसके रास्ते की सुरक्षा और सफाई का भी हम ध्यान रखें। एक और बहुत बड़ी व्यवस्था, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब जैसे हमने एक बुकलेट इमिग्रेशन काउंटर पर जब पर्यटक आता है उसको दी है, जिसमें कहा है कि आप जिस गाड़ी के अंदर आप बैठें, पर्यटक की किस गाड़ी में, टैक्सी में, कार में, किसी में बैठें, आप उसकी नंबर प्लेट की अपने मोबाइल फ़ोन से एक फ़ोटो खींच लें। उस फोटो को आप अपने डेस्टिनेशन तक भेज दें और टैक्सी ड्राइवर को भी ये पता हो कि आपने ये नंबर किसी अपने दूसरे दोस्त प्रिय को भेज दिया है। ये छोटे छोटे कारण हैं जिनसे हम पर्यटन को और आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देश का पर्यटन मैं मानता हूँ बहुत कम है। भारत के पास जितने पोटेंशियल है 0.64% वर्ल्ड का खाली टूरिज़्म हम ले पाते हैं। इसको हमारा टारगेट है कि 2020 तक हम 1 और 2% के बीच में ले जाएंगे। आज लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम पर्यटन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसको 1.5 गुना करने का हमारा संकल्प है। ई वीज़ा शुरू किए गए हैं। 71 कंट्रियों के अंदर ई वीज़ा शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ई टूरिस्ट वीज़ा के माध्यम से
गुणात्मक परिवर्तन आया है। तो मैं समझता हूँ ये प्रयास है पर्यटन के लिए और आगे करने के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे स्वदेश दर्शन योजना 600 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है, जिसमें पर्यटन का स्तंभ माने जाने वाले अध्यात्म को मूल बिंदु मानकर स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से, प्रसाद योजना के माध्यम से भी 120 करोड़ रुपए की योजना की गई है। नोएडा जैसे शहर के अंदर जो उत्तर प्रदेश की शान है और दिल्ली का मुहाना है, इसको हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट पर लाने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिसमें 175 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का शुरुआत हो चुकी है सेक्टर 62 में, और जो आने वाले 2 सालों में 1.5 साल में लगभग बनकर तैयार हो जाएगी। 25 एकड़ भूमि हमारे संस्कृति मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा में प्राप्त की है, जिस पर सांस्कृतिक रूप से एक बहुत बड़ा केंद्र का निर्माण होगा। तो मैं समझता हूँ लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को भी फायदा हो। एक कहा जाए ताज हमारे देश की शान है, लेकिन ताज में अब पर्यटक की संख्या में नहीं आ पाते हैं, इससे क्या रही है मामला? पिछले 4 महीने में मैं 4 बार ताजमहल और आगरा का भ्रमण कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं कि ताज की गरिमा को वापस लाया जाए, और वहाँ पर टिकटिंग शुरू कर दी गई है। वहाँ पर जितनी भी इनकी दिक्कतें थीं उनको ख़त्म कर वहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन लाए गए हैं। अगले साल भर में आप देखेंगे कि ताज की पर्यटकों की संख्या में काफ़ी गुणात्मक इजाफा होने वाला है। वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है, जिसके परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। तो आखिरी सवाल ये है कि छोटे छोटे जो देश हैं उनमें हमसे अधिक पर्यटक आते हैं, तो अपने देश में अधिक से अधिक पर्यटक आए, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये आपका दर्द है, मेरा भी दर्द है। हमारे पास बहुत कुछ है पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन जितना पर्यटन शेयर हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी पर्यटन के राजदूत बनकर विश्व के कोने के अंदर भारत की पर्यटन की उपलब्धियों को सबके सामने बता रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसका परिणाम आएगा, अच्छा होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा।